नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल मिश्रा। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं। वो है वैकल्पिक विषय का चुनाव कैसे करें, और फिर हम लोग देखेंगे कि दर्शन शास्त्र को क्यों पढ़ें हम सिविल सर्विसेज के लिए। जो भी बच्चा तैयारी करता है उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है कि ऑप्शनल विषय कैसे चुना जाए। अगर हम नंबरों का देखें तो सामान्य अध्ययन में नंबरों का बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहता है, उसी तरह निबंध में भी अंतर नहीं रहता है। मुख्य परीक्षा में जो सबसे अधिक वारा न्यारा होता है वह है वैकल्पिक विषय को लेकर। आप टॉपर्स को देखें, जो भी आईएएस बन रहा है, टॉप 10 में जो है, टॉप 20 में है, ज़्यादातर के जो ऑप्शनल विषयों में 60% से ज़्यादा अंक हैं। इसलिए वैकल्पिक विषय का चुनाव करना एक संवेदनशील मुद्दा रहता है, और इसके चुनाव करने के लिए कुछ बातों पर हम लोग ध्यान दे सकते हैं। जैसा कि बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो भी इस बात में सहमत होते हैं कि वैकल्पिक विषय का चुनाव करते समय यह देखना चाहिए कि वह हमारे रुचि के अनुकूल है कि नहीं है। रुचि का मतलब यहाँ सिर्फ इतना है कि आप उस विषय को पढ़कर उसकी विषय वस्तु को सरलता से समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, और अगर उसको सरलता समझ पा रहे हैं तो फिर आपके लिए उसमें महारत हासिल करना आसान हो जाता है। देखिए, एक धारणा और है हमारे में। अक्सर मैं, जो मेरे 15-20 सालों का अनुभव है सिविल सर्विसेज पढ़ाते समय, कि एक लाइन है जो कहा जाता है कि ऑप्शनल विषय का चुनाव अपनी रुचि देखें, उसमें ये भी देखें कि आप उसके अपने को अनुकूल व्यक्तित्व को ढाल पाते कि नहीं ढाल पाते। मुझे लगता है अब इसमें परिवर्तन करना चाहिए। मैंने एक लेक्चर दिया है, और वो आपके डॉक्टर अतुल मिश्रा करके एक मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है, उसमें मैंने एक लेक्चर दिया है कि कैसे कैरियर का चुनाव करें। उसमें एक बात आती है, उस बात में ये कहा है कि जीवन में कैरियर चुनने के 2 तरीके होते हैं सफलता प्राप्त करने के लिए। एक तो वो कैरियर चुने जिसमें आपकी रुचि हो, जिस काम करने में आपको मजा आता हो, वो कैरियर चुना जाए। और दूसरा, एक टारगेट आप तय करते हैं, और उस टारगेट तय करके उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जितने संसाधनों की जरूरत होती है, जितनी योग्यताओं की जरूरत होती है, आप उसे प्राप्त कर लेते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट खेलना अच्छा लगता था तो क्रिकेट खेलते रहे, अपनी रुचि के अनुसार काम करते रहे, एक दिन वो आगे बढ़ गए। उससे कुछ जोखिम होता है। और दूसरा आता है जब आपने लक्ष्य तय किया कि मुझे आईएएस बनना है। अब ये रुचि का बहुत मामला नहीं है। आईएएस बनने के लिए आपको देखना होगा किन किन योग्यताओं की आवश्यकता है, उस योग्यताओं की पूरा कीजिए। उसमें रुचि नहीं भी होगी तो आपको रुचि पैदा करनी पड़ती है। इसलिए पूरे सिविल सर्विस एग्जाम में ये देख लें, जो भी टॉपर होते हैं, जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं, उसमें हर चीज़ आपकी रुचि के नहीं हो सकता है। सिलेबस बनाया इस तरह गया है कि आपको हर विषय थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए। मैं अपने विद्यार्थियों से, और इसी ब्रह्म आईएएस के यूट्यूब लेक्चर में एक लेक्चर भी है कि आईएएस क्यों बना जाए, कैसे बना जाए, तो उसमें मैंने बहुत सरलता से बताया है कि उसमें जो व्यक्तित्व आपका होना चाहिए, व्यक्तित्व स्मार्ट, इसको हम लोग अवधी भाषा में एक फरहर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मतलब जो चीज़ आपको मिले, जो आपके लिए जरूरी है, उसमें रुचि पैदा कर लीजिए, और रुचि पैदा करके उसमें महारत हासिल कर लीजिए। और ये जो आईएएस है, आईएएस का जो पेपर है आईएएस-पीसीएस का, यह हर विषय आपके रुचि के नहीं मिलेंगे। इसलिए मेरा अपना मानना है कि वैकल्पिक विषय का चुनाव करते समय आपको यह देखना होगा कि जो सामग्री है, जो पाठ सामग्री कितनी उपलब्ध है, आपके कोई आसपास सीनियर्स में टीचर है जो आपको अच्छा पढ़ा सकता है, इसे देखना होगा। और फिर ये देखना होता है कि अगर मैं चाहूँ तो क्या इस विषय को मेहनत करके इसमें महारत हासिल कर सकता हूँ। अगर ये 3-4 बातें हैं तो हम वैकल्पिक विषय का चुनाव कर सकते हैं। विशेषकर आपका जो समानता ये माना, जब से एक ऑप्शनल विषय हुआ है तब और जरूरी हो गया है कि हम इस तरह का विषय चुनें जिसमें हम अच्छे अंक ला सकें। हर विषय अपने आप में समान होता है। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी क्षमता के अनुसार उसमें कैसे अपने को विकसित कर सकते हो। तो आइए आज हम लोग इस लेक्चर को शुरू करते हैं। इसमें पहले हिस्से में अब हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं, जो आज का मुख्य विषय है कि दर्शन शास्त्र वैकल्पिक विषय के रूप में
चुना जाए या वैकल्पिक विषय के रूप में दर्शन शास्त्र को क्यों चुनना आवश्यक माना जाता है। पहले हिस्से में हम लोग ये देखेंगे कि दर्शन शास्त्र वैकल्पिक विषय के तौर पर एक अच्छा विषय माना जाता है, इससे सिलेक्शन होते हैं और अच्छी रैंक लोग प्राप्त कर पाते हैं। दूसरे हिस्से में हम लोग आएंगे जिसमें दर्शन शास्त्र जो विषय है उस विषय को चुनने के क्या कारण हो सकते हैं, इस पर आएंगे। तीसरे हिस्से में हम लोग इस बात को भी देखेंगे कि दर्शन शास्त्र विषय आपके जीएस के पेपर में, निबंध के पेपर में और इंटरव्यू के पेपर में कैसे मदद कर सकता है। तो आइए आज हम लोग इसको शुरू करते हैं। आइए सर्वाधिक लोकप्रिय विषय दर्शन शास्त्र क्यों है, इस पर बातचीत कर रहे हैं। दर्शन शास्त्र वैकल्पिक विषय के चयन का आधार, और इसमें एक एक क्रम से हम लोग अब इसे देखते हैं। देखिए, तुलनात्मक रूप से सर्वाधिक लोकप्रिय विषय दर्शन शास्त्र माना जाता है। तुलनात्मक रूप से इसका अर्थ यह है कि जितने लोग दर्शन शास्त्र विषय लेते हैं और जितने अंक उनके आ रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा सिलेक्शन फिलॉसफी माना जाता है। अभी जो रिपोर्ट आई यूपीएससी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार तुलनात्मक रूप से सर्वाधिक चयन दर्शन शास्त्र विषय में हुए हैं। ये 3 साल पुरानी जब रिपोर्ट अब आती है तो उसमें इस बात को आया है। और दूसरा, यूपीएससी कहता है कोई भी विषय चुनने की शर्त यह है कि नंबर 1 रहो। अर्थ क्या है कि आपको नंबर 1 रहना है। आप विषय कुछ भी चुन लो, आपका इतिहास हो, भूगोल, फिलॉसफी हो, लेकिन ये देखो कि अगर मैं उस विषय का चुनाव कर रहा हूं तो क्या मैं सबसे बेहतर कर सकता हूं। तो दर्शन शास्त्र के साथ जो पहला प्लस पॉइंट ये रहता है विशेषकर हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए कि दर्शन शास्त्र का जो सेंटर है वह इस एरिया में माना है, उत्तर भारत में माना जाता है। इसलिए अगर कोई विषय दर्शन शास्त्र तैयारी कर रहा है तो उसका मुकाबला जो है इस क्षेत्र के लोगों से हो सकता है। मान लिया आपने कोई और विषय लिया, मान लो हिस्ट्री लिया, हिस्ट्री में पांडिचेरी में कोई पढ़ रहा है, कोई इलाहाबाद में पढ़ रहा है, कोई बिहार में पढ़ रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि आपको अपनी तरफ से देखना चाहिए, अगर आप पूरी मेहनत कर लें तो क्या सबसे बेहतर तरीके से उस विषय को जान पा रहे हैं। तो मेरा मतलब है कि फिलॉसफी इस मामले में एक बेहतर विकल्प के तौर पर आता है। अब फिलॉसफी हम सबके लिए एक नया विषय है, आगे हम लोग इसको देखेंगे भी। इंटर तक ये विषय है ही नहीं, डिग्री कॉलेजों में, बहुत कम डिग्री कॉलेजों में है, इसलिए फिलॉसफी सबके लिए नया लगता है। तो इसलिए पहली बात यही विश्वास दिलाने वाली होती है कि क्या दर्शन शास्त्र से सिलेक्शन अच्छे रैंक पर हो रहे हैं। आइए देखते हैं आगे। अब देखिए इसमें देखिए आईएएस में चाहे बीपीएससी हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश में दर्शन शास्त्र का बेहतर प्रदर्शन रहा है। किरण कौशल सेकंड रैंक से टॉप 10 में यदि हिंदी माध्यम से कोई चयनित हुआ है तो सामान्यतः उसका वैकल्पिक विषय दर्शन शास्त्र है। ये इसके साथ विशेष बात है। विशेष बात यह है कि अगर आप देखें पिछले 10-15 सालों का इतिहास देखें कि हिंदी माध्यम से टॉप 10 में अगर कोई पहुंचा है तो उसका ऑप्शनल विषय फिलॉसफी रहा है, कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो। अभी समानता जो हिंदी मीडियम में और जो टॉप की रैंकिंग कम हुई है उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि एक ऑप्शन होने के बाद लोगों को ये लगा कि दर्शन शास्त्र के बजाय अपना परंपरागत कोई विषय पढ़ लिया जाए, उससे मेरिट वो डाउन हुई। और अब तो अच्छी बात है कि पहले ये हिंदी मीडियम का सबसे अच्छा विषय माना जाता था, अब इंग्लिश मीडियम में भी सर्वाधिक या कह सकते हैं कि सामान्यतः वरीयता क्रम में फिलॉसफी आ रहा है। जिसका एक उदाहरण अभी देखें हम लोग कि प्रादेशिक परीक्षाओं में अधिकतर टॉपरों का वैकल्पिक विषय दर्शन रहा है। अब यह अंग्रेजी माध्यम, अख्तर आमिर को सेकंड रैंक मिली। इसका अर्थ यह है, जो ये और भाव भी यही है कि अब ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी एक बेहतर विकल्प हो रहा है। विशेषकर जो इंजीनियरिंग है या मेडिकल के विषय जो पढ़ने के बाद जिस फील्ड के लोग या कॉमर्स के बच्चे जब आते हैं उनको चाहिए रहता है कि ऐसा छोटा सा विषय मिल जाए जिसमें महारत हासिल कर सकें, तो उसमें यह दर्शन शास्त्र को माना जा रहा है। आगे आते हैं। ठीक, मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि आईएएस में ब्रह्म आईएएस का भी बेहतर प्रदर्शन रहा है। फिलॉसफी से ही हिंदी माध्यम में सर्वोच्च स्थान ब्रह्म आईएएस से कोचिंग से मिला है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इलाहाबाद में, प्रयागराज में पढ़ाते हुए भी भारत में टॉप कराया जा सकता है अगर ऑप्शनल विषय उसका फिलॉसफी रहा है। आइए, इसमें यह है मिथिलेश मिश्रा हैं, ब्रह्म आईएएस में बच्चों के साथ बातचीत कर रहे हैं। और डिजिटल माध्यम में अब ये फायदा हो गया है कि ऐसी तस्वीरें हम लोग अपने लेक्चर में दिखा सकते हैं, ये बता सकते हैं। जो भी बच्चा सिलेक्ट होता है उसको क्लास में कुछ समय तक आके पढ़ाना रहता है। तो मिथिलेश हैं ये। आगे चलते हैं। अब देखिए
पीसीएस, बीपीएससी, एमपीपीसीएस में ब्रह्म आईएएस का बेहतर प्रदर्शन रहा है। पीसीएस में तो टॉपर सहित टॉप 10 सर्वाधिक चंद्र से होते रहे। हमारे संस्थान से आदित्य सेकेंड रैंक सहित 300 अधिक विद्यार्थी चयनित हो चुके हैं। इस तरह इस बात को बताने के लिए है कि हाँ, इस तरह के चयन हो रहे हैं यहाँ से। ठीक, ये आदित्य हैं कोचिंग में इसका, और ये एक तरह से इसको मैं और बनाना चाह रहा। देखिए, आईएएस में भी टॉपर हैं, पीसीएस में बिहार में भी विजेंद्र टॉप किया था। इस तरह से दर्शन शास्त्र विषय को लेकर बहुत अधिक सफलताएं मिल चुकी हैं। ये पहला हिस्सा था आज के लेक्चर का, जिसमें मैंने ये बताया कि दर्शन शास्त्र विषय हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों के लिए बेहतर है, और यहाँ प्रयागराज इलाहाबाद में ब्रह्म आईएएस से भी इस तरह के सिलेक्शन होते रहे हैं। अब आगे आ रहे हैं। अब देखिए, ये 300 से ज़्यादा विद्यार्थियों की फोटो एक साथ आ गई है। अब देखिए, अब आते हैं इसके दूसरे हिस्से पर। सामान्यतः ये माना जाता है कि हर व्यक्ति ये पूछता है कि हमारा बैकग्राउंड नहीं रहा है। जैसा कि मैंने भी पहले भी कहा कि फिलॉसफी विषय जब आप पहले है ही नहीं तो उसका बैकग्राउंड कहाँ से आएगा। हम लोग मजाक में एक बात कहते हैं कि भाई आज तक फिलॉसफी में नोबेल पुरस्कार किसको मिला, तो कहते हैं भाई फिलॉसफी एज ए विषय जो है इसलिए नहीं मिला क्योंकि फिलॉसफी में नोबेल पुरस्कार दिया नहीं जाता। कुछ फिलोसफर्स ऐसे हैं जो साहित्यकार भी रहे हैं, उनको इस तरह के नोबेल पुरस्कार मिले। उसी तरह भाई आपका बैकग्राउंड होगा कैसे, जब आपने पहले पढ़ाई नहीं है तो आपका बैकग्राउंड कैसे हो सकता है। इसलिए पहली बात ये ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादातर बच्चे ऐसे जो फिलॉसफी पढ़ते हैं उनका बैकग्राउंड फिलॉसफी का नहीं रहता है। इसमें अब देखें, दर्शन शास्त्र की पृष्ठभूमि ना होना कोई समस्या नहीं है। दर्शन शास्त्र वैकल्पिक विषय एकेडमिक स्तर पर, स्नातक स्तर बहुत कम कॉलेजों या विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है, और हाई स्कूल या इंटर स्तर पर यह विषय नहीं है। इसलिए समानता यह सभी के लिए नया है। देखिए, क्या ये सभी के लिए नया है? ऐसा नहीं है कि जितने बच्चे फिलॉसफी रख रहे हैं वो पहले से पढ़े हैं, तो सब दर्शन शास्त्र का बैकग्राउंड ना के बराबर होता है। इसलिए दर्शन की पृष्ठभूमि ना होना कोई समस्या नहीं है। पहली चीज, ये बैकग्राउंड का कोई मामला नहीं है, पहले ही समझना चाहिए। अब आते हैं अगले बिंदु पर। अब देखिए, संक्षिप्त अंकदायी है जिसमें तथ्यों, अब देखिए संक्षिप्त है, और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि तथ्यों को रटना नहीं पड़ता है। दर्शन शास्त्र संक्षिप्त पाठ्यक्रम में नियमित 1.5 घंटे पढ़ने मात्र 120 दिन में पूरा हो जाता है। चूंकि इसमें अपडेट नहीं करना होता, तथ्यों को नहीं लिखना होता है, और संक्षिप्त होने का अंकदायी हो जाता है। अब देखिए क्या है, देखिए फिलॉसफी, अभी हम लोग अगले इसके बाद के लेक्चर में पूरे सिलेबस पर डिस्कशन करेंगे कि पहली चीज़ तो ये है कि अंकदायी इसलिए है क्योंकि ये लॉजिक पर, अलग अलग प्रक्रियाओं, तार्किक प्रक्रियाओं पर आधारित है। इसलिए स्वभावतः ये अंकदायी होने की दूसरी वजह ये है कि तथ्यों को याद नहीं करना पड़ता। जैसे अगर आप देखें, अगर आपको तथ्य याद नहीं करना है ज़्यादा, आपको अपडेट नहीं करना, आपको अगर तथ्य याद नहीं करना है, आपको अपडेट भी नहीं करना है। और तीसरा क्या होगा, जब अपडेट नहीं करना है और तथ्यों को याद नहीं करना है, तो अभी सरलता से हमारे सामने ऐसा विषय आ जाता है जिसमें हम अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए देखिए, जब यूपी में जब स्केलिंग रहती थी तो स्केलिंग में नंबर, बच्चे कहते सर फिलॉसफी में स्केलिंग नंबर कुछ कम कट जाता है, तो मैं कहता भाई नंबर कटता क्यों स्केलिंग, कोई नंबर बहुत ज़्यादा मिलते हैं इसलिए स्केलिंग में काटने की आवश्यकता पड़ती है। आगे देखिए, अब देखिए, जिसका स्तर सरल और तार्किक विषय है। दर्शन शास्त्र कला विषय के अतिरिक्त विज्ञान, इंजीनियरिंग, कॉमर्स की पृष्ठभूमि के लिए भी सरल होता है। जैसा मैंने शुरू में कहा, इसमें आपको जब तथ्य याद नहीं करना है, बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं लिखना है, छोटे छोटे लॉजिक का इस्तेमाल करना होता है, इसलिए इसमें पृष्ठभूमि की आवश्यकता नहीं रहती, और कोई भी नया विषय व्यक्ति लेता है तो सरलता से ग्रहण कर लेता है। इसके बाद दर्शन शास्त्र की भाषा शब्दावली टेक्निकल या अलग नहीं होती। इसकी विषय वस्तु से परिचित नहीं होते तो ये टेक्निकल लगने लगती है। एक बार अवधारणा, जो कि छोटे छोटे रीजनिंग के सवाल जैसे होते हैं, समझने बाद फिर नहीं बोलते। अब देखिए, कुछ लोग, एक भ्रम ये रहता है कि फिलॉसफी कोई अलग से लैंग्वेज होती है। कुछ बच्चे मुझसे ही पूछते हैं सर कि फिलॉसफी के अलग से कोई शब्दावली होती है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं जो अलग से शब्दावली हो। जैसे कोई इतिहास पढ़े और इतिहास पढ़ते समय चोल प्रशासन आ जाए, अब कोई बच्चा पहली बार चोल प्रशासन पढ़ेगा तो कोई कहे यार इतिहास बहुत टेक्निकल, उसमें चोल शब्द आता है। अरे भाई, जब एक जगह का नाम है तो वो नया आपके लिए लगेगा। जैसे अगर किसी ने इतिहास ना पढ़ा हो और पहली बार मुगल आए
तो समझ नहीं पाएगा कि मुगल वंश की बात हो रही है या मुगलियाई खाने की बात हो रही है। तो बहरहाल इसमें कोई टेक्निकल शब्द नहीं। मैंने खुद अपनी जो सूची बनाई उसमें 12-13 शब्द ऐसे हैं जो बच्चा पहली बार सुनता है और उसे लगता है कि कोई टेक्निकल बात है, लेकिन ये अच्छी बात और है, इतिहास में या ज्योग्राफी में जो टेक्निकल शब्द मिलते हैं उसे आपको रटना पड़ता है, वो तथ्यात्मक होते हैं। लेकिन यहां पर जो भी टेक्निकल शब्द आएंगे भी वो अवधारणा आधारित हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर एक शब्द इस्तेमाल होता है प्रकृति, ठीक, जिसका अर्थ होता है प्राधनकृति। इसका मतलब कृति मतलब रचना और प्रा मतलब पूर्व, रचना से जो पूर्व है। अब अगर कोई कहे प्रकृति टेक्निकल शब्द है, लेकिन एक बार आपने इसकी अवधारणा समझ लिया तो फिर ये दोबारा नहीं भूलते। इसलिए ना तो इसकी कोई अलग शब्दावली है ना भाषा है। मैंने इसके पहले इस ब्रह्मायस के चैनल पे आप देख लें, टॉपिक है दर्शन शास्त्र क्या है। मैंने जो भी जिसको भी लग रहा हो कि मुझे वैकल्पिक विषय रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, इस मुद्दे को मैंने विस्तार से समझाया है कि दर्शन शास्त्र क्या है, हम उसे कैसे समझ सकते हैं। अब आगे आते हैं, ये भ्रम दूर होना चाहिए। फिर आते हैं, अब देखिए अभी तक का जो हिस्सा था उस हिस्से पे हम लोगों ने ये बातचीत कर समराइज करें तो यही है कि यह अंगदायी विषय है, तथ्यात्मक नहीं है, इसमें अपडेट नहीं करना पड़ता, कोई नया नहीं जोड़ना है कि जो घटनाएं, कोई हमें सिर्फ अवधारणाएं पढ़नी है और अवधारणाओं में तथ्यों को भी नहीं डालना होता है। अब ये हिस्से, इसलिए ये अंकदायी होता है। अब एक और जो जिससे पूरे फिलॉसफी के जो टीचर्स, जो पढ़ाने वाले परेशान रहते थे, हर बच्चा फिलॉसफी के बारे में ऑप्शनल विषय के तौर पर उसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये माना जाता था ये जीएस में काम नहीं आता। कुछ लोग कहते हैं भाई इतिहास भूगोल तो सीधे समझ में आ जाता है कि जीएस में काम आ रहा है, लेकिन अच्छा है कि जब से आईएएस का पैटर्न बदला है तो उस पैटर्न में हम लोग देखेंगे अब यह जीएस का में सबसे अधिक लोकप्रिय विषयों में शामिल हो रहा है। मतलब ऐसा विषय जिसका जीएस में बहुत बड़ा रोल होने जा रहा है, विशेषकर जब से आईएएस का पैटर्न बदला। और अच्छा हुआ कि पीसीएस ने भी अपना वो पैटर्न कर दिया। तो इस तरह जो मुख्य परीक्षा होती है उसमें जीएस में, निबंध में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। एक उदाहरण के तौर पे हम लोग देखें, मैं कुछ प्रश्न है यहां पर जो मैं पढ़ रहा हूं। देखिए एक प्रश्न है, ये जो पिछले साल पेपर हुआ 2019 के आईएएस मेंस में प्रश्न आया है। देखिए, हम वैश्विक पहचान के लिए अपने स्थान पर स्थानीय पहचान को खोते जा रहे हैं, चर्चा कीजिए। एक प्रश्न ये है। फिर है, पर्यावरण से संबंधित पारिस्थितिकी तंत्र की वहन क्षमता की संकल्पना की परिभाषा कीजिए, स्पष्ट कीजिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की योजना बनाते समय इस संकल्पना को समझना किस प्रकार महत्वपूर्ण है। इसे देखें। अब इस प्रश्न विचार करें, आगे देखते हैं। फिर प्रश्न है, क्या बात है जो भारतीय समाज को, एक मिनट इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें, हाँ, क्या बात है जो भारतीय समाज को अपनी संस्कृति को जीवित रखने में अद्वितीय बना देती है, चर्चा करें। महिला शक्तिकरण जनसंख्या समृद्धि को नियंत्रित करने की कुंजी है, चर्चा कीजिए। महिला शक्तिकरण, संस्कृति, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हमारी सांस्कृतिक तथा प्रथाओं के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। क्या हमारे राष्ट्र में सर्वत्र लघु भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र हैं, उदाहरण के साथ सविस्तार स्पष्ट कीजिए। भारत में महिलाओं के समक्ष समय और स्थान से निरंतर चुनौतियां क्या क्या हैं। अब ये जो सवाल आए हैं, ये सवाल इस बात का संकेत हैं कि यह जीएस के लिए दर्शन शास्त्र कितना महत्वपूर्ण विषय बन गया है। ये पूरे विषय अलग से, ये पूरे जो प्रश्न हैं ये दर्शन शास्त्र के पाठ्यक्रम से लिए गए हैं। और अब तो चौथा पेपर, जैसे मैंने इसके पहले, अब देखिए इसके अतिरिक्त एथिक्स का जो फोर्थ पेपर है वो भी इससे जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग अभी आगे देखते हैं। तो इस तरह जो मैंने प्रश्न इसलिए पढ़े हैं कि यह जीएस के में भी महत्वपूर्ण होगा। लगभग जितने प्रश्न इतिहास से आ रहे हैं, जितने प्रश्न भूगोल से आ रहे हैं, उतना ही फर्स्ट पेपर से फिलॉसफी से पूछे जा रहे हैं। अब इसको देख लेते हैं अगर विस्तार से। अब देखिए, सामान्य अध्ययन में भी उपयोगी। अब तो यह भ्रम भी दूर हो गया है कि जीएस में फायदा नहीं करता है। आईएएस पीसीएस के नए पैटर्न विशेषकर मुख्य परीक्षा में सर्वाधिक भूमिका हो गई है। अब देखिए जीएस के मुख्य परीक्षा में जीएस फर्स्ट पेपर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, निबंध और साक्षात्कार, इनमें यह उपयोगी है।
अब देखिए समाधान में उपयोगी, पहले जीएस फर्स्ट पेपर राजनीतिक दर्शन से समाज, एक हाँ देखिए, अब ये राजनीतिक दर्शन से समाज, महिला समस्या, भूमंडलीय ग्रंथ, लगभग 6 प्रश्न लगभग 70 अंकों के आते हैं। अभी जैसे मैंने कुछ प्रश्नों के उदाहरण भी दिया था। फर्स्ट पेपर में अलग से जोड़ दिया सामाजिक राजनीतिक दर्शन साज, जो सोसाइटी वाला पेपर है उसमें लगभग पूरे टॉपिक फिलॉसफी के सामाजिक राजनीतिक दर्शन में दिए हैं। और अच्छी बात यह है कि उन्होंने अवधारणा आधारित दिए हैं, जैसा कि जीएस के फर्स्ट पेपर में पूछा जाता है। सेकंड पेपर में सामाजिक न्याय, समानता, स्वतंत्रता के मूल्यों का ज्ञान होता है, उत्तर लेखन से करता है। देखिए न्याय, समानता, स्वतंत्रता के मूल कॉन्सेप्ट क्या हैं, ये फिलॉसफी की विषय वस्तु है। एक दो विद्यार्थी ऐसे भी हैं जब कहते हैं सर हम सेकंड पेपर आईएएस या पीसीएस का दे रहे थे, जो हमने मूल्य या वैल्यू या जो सामाजिक राजनीतिक जिन आदर्शों की बात फिलॉसफी के सिलेबस में है, वही जीएस या संविधान की विषय वस्तु की मूल आत्मा कह सकते हैं। जैसे आप प्रस्तावना में देखें, प्रस्तावना में जितने भी आदर्श, धर्मनिरपेक्षता है, समाजवाद है, ये पूरी चीजें फिलॉसफी के सेकंड पेपर में रखी गई है। अब जीएस थर्ड पेपर विकास के मॉडल फिलॉसफी में पढ़ाया जाता है। आज से संबंधित लगभग तीन प्रश्न 30 अंक के थर्ड पेपर में भी आ जा रहे हैं। जैसे आतंकवाद क्या है, माओवाद क्या है, कैसे हिंसा क्या है, दंगे क्यों होते हैं, व्यापक हिंसा क्या है, कैसे हम समाज में सहअस्तित्व हो सकता है, पर्यावरण के मुद्दे, पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के पारिस्थितिकी दर्शन, इन पूरे मुद्दों को फिलॉसफी के अंतर्गत रखा है, जो जीएस में अब काम आने लगे हैं। और खैर अब इस एथिक्स तो फोर्थ पेपर जो है ये मुख्यतः यह फिलॉसफी की विषय वस्तु माना जाए। यद्यपि एथिक्स तो हर विषय में होते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा विषय जुड़ा है एथिक्स से वो दर्शन शास्त्र है। आप इंडेक्ट भी डाल सकते हैं आराम से। आप जैसे डालेंगे एथिक्स तो परिभाषा क्या आएगी, पहली लाइन क्या आएगी, द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी। यह दर्शन शास्त्र की एक शाखा है। तो पूरा का जो पेपर है, जो एथिक्स का हम लोग कहते हैं कि जो 250 नंबर है 1/4, ये पूरा फिलॉसफी आधारित है। हाँ, फिलॉसफी जैसे आपके यहाँ सुशासन नहीं है, सुशासन तो आपको सेकंड पेपर में है। नैतिक शासन की चर्चा जो है फोर्थ पेपर में होती है। पब्लिक एक्ट्स की विषय वस्तु ली जाती है, लेकिन उसको दार्शनिक दृष्टिकोण से उसका मूल्यांकन करके आपके सिलेबस में रखा गया है। तो इस तरह ये जो चर्चा मैंने किया, इस चर्चा का आधार ये था कि अब फिलॉसफी दर्शन शास्त्र विषय भी जीएस के लिए बहुत उपयोगी हो जाता है। मैंने इसमें 2 हिस्सों में बांटा, फर्स्ट पेपर में भी, सेकंड थर्ड पेपर में भी आ रहा है, और फोर्थ पेपर एथिक्स में इसका रोल तो आ जा रहा है। अब देखते हैं निबंध में। ये देखिए मैंने पूरे नहीं लिए, मैंने आपको आईएएस 2019 के निबंधों को देखिए, 8 निबंधों में से अब देखिए 5 निबंध। विवेक सत्य को खोज निकालता है, पहला निबंध था। मूल्य वे नहीं है जो मानवता है, बल्कि वे है जैसा मानवता को होना चाहिए। व्यक्ति के लिए जो सर्वश्रेष्ठ है वो आवश्यक नहीं है समाज के लिए भी हो। स्वीकारोक्ति का साहस एवं सुधार करने की निष्ठा सफलता के 2 मंत्र हैं। दक्षिण एशियाई समाज सत्ता के आसपास नहीं, बल्कि अनेक संस्कृतियों और विविध पहचानों के ताने बाने को चुनौती दे रहा है। ये है, अगर हम देखें, विवेक सत्य की सत्य को खोज निकालता है। फिर सेकंड में आ रहा है मूल्य, ये फिलॉसफी का है। इसके बाद व्यक्ति के लिए जो सर्वश्रेष्ठ है वो आप समाज के लिए है। ये फिलॉसफी जब हम लोग सेकेंड पेपर पढ़ते हैं, धर्म दर्शन भी पढ़ते हैं, उसमें उल्लेख होता है। ठीक, स्वीकारोक्ति साहस सुधार निष्ठा का सफलता 2 मंत्र हैं। अब देखिए मैं कहने भाव क्या है, निबंध का अगर आपने फिलॉसफी ऑप्शनल विषय लिया है तो आप निबंध के तनाव से मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि अगर आईएएस के, इसलिए मैंने 2019 का पेपर लिया, अगर हर पेपर आप देखेंगे उसमें ज्यादातर निबंध जो है वह दर्शन शास्त्र की विषय वस्तु से पूछा जाता है। इसका कारण क्या है, जब भी आप निबंध लिखते हैं तो अवधारणाओं का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तथ्यों का इस्तेमाल कम करते हैं। उसको विस्तार से जो मुद्दे उससे पूछे गए हैं, ज्यादातर जो मुद्दे होते हैं निबंध दिए इसलिए ऐसा जाता है जो अवधारणा आधारित है। ऐसा नहीं कि निबंध जीएस जैसा लिखा जाता है। जब निबंध लेखन और सामान्य अध्ययन के प्रश्न के लेखन की तासीर अलग अलग है, तो जाहिर सी बात है यह जो निबंध लिखने का जो शैली है वह अवधारणाओं के निकट है, और अवधारणा निकट होने से फिलॉसफी जैसे विषय उसमें बहुत सहयोगी हो जाते हैं। अब आगे आते हैं। अब देखिए जैसे निबंध साक्षात्कार में जैसे मैंने बताया, अब देखिए
इंटरव्यू, साक्षात्कार। मैं एक बार तो मगर जैसे मुझसे बच्चे पूछते सर ये फिलॉसफी में पढ़ते क्या है, तो अगर एक लाइन में कहूँ, जब से दुनिया बनी और आज तक बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। जब से दुनिया बनी है आज तक परिवर्तनों के पीछे जो विचार थे, जो अवधारणाएं थी, वो पूरा आपके सिलेबस में हो गया। इसका मतलब फिलॉसफी का पूरा सिलेबस कोई पढ़ लेगा तो मानव सभ्यता के विकास से लेकर आज तक जिन विचारों ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है उसी को हम लोगों ने सिलेबस में रखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि जब पूरी अवधारणाएं आपके सिलेबस में हैं तो साक्षात्कार में हम सबको पता है कि साक्षात्कार में तथ्यों की कोई बच्चा भूल कर देता है तो उसे विशेष माना नहीं जाता है। साक्षात्कार में आपके विचार जाने जाते हैं। इसलिए अगर किसी ने फिलॉसफी के सिलेबस का गहराई से अध्ययन कर लिया है तो हर विचार के पीछे उसका लॉजिक उसको पता रहेगा। जैसे अगर हम देखें संक्षेप में, गांधीवाद, मार्क्सवाद, अंबेडकर, ये पूरे जितने महापुरुष हैं लगभग उनकी जीवनी आपके उनके जो विचार पक्ष उसमें आ जा रहा है। पर्यावरण, लैंगिक समानता, मानववाद, ठीक, लोकतंत्र, आतंकवाद, जितने परिवर्तन की प्रणाली है, नक्सलवाद, माओवाद, वो पूरा पढ़ा रहे हैं। राजनीतिक आदर्शों की चर्चा हो रही है। धर्म दर्शन के पे धर्म क्या है, ठीक, आत्म की अमरता क्या है, धार्मिक झगड़े क्या है, नैतिकता क्या है, ये पूरी बातें आपके साक्षात्कार मतलब ये विषय वस्तु है जिसके आधार पर साक्षात्कार में सहायता मिलती है। एक और चीज जिसमें मतलब कैसे आपका माइंडसेट बेहतर हो जाता है फिलॉसफी पढ़ने की वजह से। तो ये होता क्या है कि जैसे विषय है, आप कोई भी बात बोलें आपको उसके पीछे आपको लॉजिक होनी चाहिए। बिना तर्क के आप कोई बात कर रहे हैं तो उससे सही नहीं माना जाता। और फिलॉसफी क्या है, छोटे छोटे अलग अलग रीजनिंग के सवाल जैसे हैं जिस पे हम लोग अलग जिसको आपको व्यक्त करना होता है। तो होता क्या, जब इंटरव्यू में आपको 1 मिनट में या 30 सेकंड में कोई जवाब देना होता है तो आप उसको लॉजिक के साथ जवाब दे देते हो। और क्योंकि आपने विचार भी पढ़ रखे हैं तो फिर आपके लिए और आसान हो जाता है इसे पढ़ना। अब जैसे क्या है कि अब जैसे पाठ्यक्रम में ज्ञान कैसे मिलता है, पाश्चात्य दर्शन दुनिया की व्याख्या कैसे करें, भारतीय दर्शन में धर्म ईश्वर से जुड़ी बातें, धर्म दर्शन में समाज और राजनीति की पृष्ठभूमि विचारों का अध्ययन एवं आचरण सामाजिक जातीय दर्शन में निहित है। अब देखिए संक्षेप में मैंने ये सिलेबस कहा है, सिलेबस के लक्ष्य से पूरा एक लेक्चर इसके बाद आपके सामने आएगा। लेकिन देखिए पाठ्यक्रम में सामान्य जीवन से संबंधित विषय वस्तु है। कुछ लोग ये भी आपको ये भ्रम होता है यार फिलॉसफी में कोई अलग से पढ़ाया जाता, नहीं, जो कुछ पढ़ाया जा रहा है वो आपके सामान्य जीवन से संबंधित होता है। इसमें कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं जो सीधे काम ना आ रहा हो। जैसे मुझे याद है कि मैं जब एक बार मसूरी जा रहा था तो कुछ बहुत सारे ग्रुप के हम लोग साथ थे, तब तक उधर एक चौराहे पे हम लोग पहुंचे, वहाँ पर एक मसूरी में एक नेम प्लेट लगी थी, लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी, और तीर बना हुआ था। तो मैंने वो देखा, फिर मैंने अपने विद्यार्थियों को छोड़ा, साथियों को, मैंने कहा यार मुझे अब यहाँ जाना है। मैंने पूरे ग्रुप छोड़ के मैं और मेरी पत्नी वहाँ चले गए। तो जब लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी पहुँचे तो हम लोग कुछ बाई चांस अच्छा था कि उस सत्र में 2 विद्यार्थी वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे थे। तो फिर मेरी पत्नी ने पूछा, सोच रहा था, कहने क्या सोच रहे हैं कि मैं भी यहाँ होता। मैंने कहा नहीं, मैं टीचर हूँ, मैं सोच रहा हूँ यहाँ पढ़ाने का मौका मिल जाता तो मज़ा आ जाता। क्योंकि अभी हम जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो जब सिलेक्शन होने के बाद यहाँ आते हैं, अगर यहाँ सीधे मौका मिल जाए तो कितना मज़ा है। कहने क्या पढ़ाएंगे, मैंने कहा फिलॉसफी पढ़ाऊँगा। अगर जिस बच्चे ने धर्म दर्शन पढ़ लिया वो भारत जैसे देश में बहुत अच्छे प्रशासक अच्छे तौर पे प्रशासन कर सकेगा। क्योंकि धर्म का हम लोग मूल्यांकन करते हैं, धर्म का तार्किक विश्लेषण करते हैं, धर्म की बातों को लॉजिकली समझते हैं। सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी में हम लोग जो भी सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा है, समाज को प्रभावित करने वाली चीजें, उनका अध्ययन करते हैं। तो भाव यही है कि फिलॉसफी में हम जीवन जगत से जुड़ी लगभग पूरी बातों का अध्ययन कर लेते हैं। इसलिए यहां पर अभी संक्षेप में अगर हम देखें, वेस्टर्न फिलॉसफी आप बचपन से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन फिलॉसफी में पहली बार आपको पढ़ना पड़ता है ज्ञान कैसे मिलता है, बुद्धि से मिलता है कि अनुभव से मिलता है, प्रज्ञा क्या है। तो फिलॉसफी का जो फर्स्ट पेपर है उसकी विषय वस्तु सिर्फ एक है कि हम दुनिया को कैसे जानेंगे और दुनिया बनी कैसे, और तथ्य नहीं है, अवधारणा, इसलिए आसान है। जो भारतीय दर्शन है, भारतीय दर्शन में आपको मुश्किल से आस्तिक और नास्तिक जितने संप्रदाय हुए हैं आपके सिलेबस, ना वेद है ना उपनिषद है, उनके आधार पे जो षड दर्शन विकसित हुए हैं वो आपके सिलेबस में है। इसमें हम लोग समझते हैं जो प्रमाण है उनके बारे में चर्चा होती है, ज्ञान कैसे होता है और कौन कौन सत्ता है। और सत्ताएं मुख्यतः
आत्मा, ईश्वर और जगत के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। और इसके साथ अलग से मोक्ष सब जुड़ा है कि भाई भारत दर्शन पढ़ने का लाभ क्या होता है। जो भी फिलॉसफी आप पढ़ रहे हैं उसका लक्ष्य क्या है, आप व्यवहारिक जीवन की समस्याओं का कैसे समाधान करें। चाहे गौतम बुद्ध ये कह रहे हैं कि हमें संसार में दुखी दुख है, उसका लक्ष्य क्या है, लक्ष्य ये है कि आप उस समस्या से अपने को उबरें। जब शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तब भी वो आपको सुखी करना चाहते हैं कि जगत के उत्थान पतन से अपने को आपको मुक्त रखना चाहिए। तो सिलेबस में अपने आप रुचिकर हो जाता है। वेस्टर्न फिलॉसफी में पढ़ते समय बहुत मजा आता है और आपको लगता है कि यार हमको आज पता चल रहा है कि नॉलेज मिलता कैसे है। सेकंड पेपर भारतीय दर्शन सेकंड पार्ट पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा जिस भारत में आप रह रहे हैं वहां का विचार क्या है, और उस विचारों का जब अध्ययन कर लेते हैं तो आपको और बेहतर आपको महसूस होता है। जैसे मैं कहता हूं कि भारतीय लोग जिस पे सबसे ज्यादा गर्व कर सकते हैं वो यहाँ का दर्शन होता है, और इसलिए उस दर्शन को पढ़ते समय आपको उन बिंदुओं के बारे में पता चलता है जिसके कारण हम सब भारतीयों का अस्तित्व रहता है। फिर धर्म से आजकल धार्मिक झगड़े इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, तनाव, भ्रम, तो धर्म दर्शन पढ़ते समय आपकी दिक्कत दूर हो जाती है। और सामाजिक राजनीतिक दर्शन हम लोग शुरू से चर्चा कर रहे हैं, सामाजिक समाज को समझने में बेहतर मौका मिलता है। इस तरह इसकी विषय वस्तु है। मैंने ये अपना किया है कि दर्शन क्या है। देखिए इतनी चर्चा के बाद, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि ये ऐसा टॉपिक है कि आपने पहले पढ़ा नहीं होता है। इसका आधार तो इसको समझने के लिए आप इसी लेक्चर के नीचे देखेंगे तो ये लेक्चर होगा दर्शन क्या है। एक बार आप इसको समझ लेंगे, पूरे लेक्चर को सुन लेंगे तो आपको महसूस होगा यार इतना सरल है, इतने लॉजिकल ढंग से बात है। इसलिए उन बातों को मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूं, वो बातें मैं इस लेक्चर में कर चुका हूं। आगे देखिए अब दर्शन शास्त्र के लिए एक ऑनलाइन क्लास भी शुरू होने जा रही है। आप ऑनलाइन क्लास भी कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लास सिर्फ इलाहाबाद प्रयागराज में ही ब्रह्म आईएस चलती है। मैं यहाँ ब्रह्म आईएस में के अलावा कहीं फिलॉसफी नहीं पढ़ाता, तो ऑफलाइन के लिए तो भाई आपको इलाहाबाद आना पड़ेगा, ठीक। लेकिन हाँ, ऑनलाइन क्लास के लिए आप सीधे कर सकते हैं। इसके अलावा 2 चैनल हैं, एक है ब्रह्म आईएस और दूसरा डॉक्टर अतुल मिश्रा। ब्रह्म आईएस में भी ये लेक्चर आप ब्रह्म आईएस में सुन रहे होंगे, वहाँ पे फिलॉसफी, जीएस सबसे संबंधित लेक्चर पड़े हुए हैं। लेकिन डॉक्टर अतुल मिश्रा का जो चैनल मैंने बनाया था, तो मेरा लक्ष्य ये था कि मैं इस यूट्यूब चैनल में मैं फिलॉसफी पढ़ाऊंगा। लेकिन शुरू में जब मैंने लेक्चर डाले तो मैंने ये देखा कि उसमें ऐसे लोगों की रुचि ज़्यादा बन गई जिनको कोई एग्जाम नहीं देना है। तो वो जो चैनल है वो विशेषकर जिनको फिलॉसफी समझना और गहराई से जो भी दर्शन की चीज़ें हैं उसको जीवन से जोड़ के डॉक्टर अतुल मिश्रा यूट्यूब चैनल पे मैं अलग से डालता हूं। तो उसमें आपको, जब आप उस चैनल को देखेंगे तो आपको लग जाएगा फिलॉसफी इतना जीवन से जुड़ा हुआ है। तो ये चर्चा थी, आज हम लोगों ने इस चर्चा को किया और उसका लक्ष्य सिर्फ एक था कि वैकल्पिक विषय का चुनाव करते समय दर्शन शास्त्र क्यों चुना जाए, दर्शन शास्त्र चुनने के क्या कारण हो सकते हैं, यहां मैंने चर्चा किया है। इस लेक्चर के साथ आपको 2 लेक्चर, एक लेक्चर जैसे दर्शन क्या है इसको देख लेंगे, और इसके बाद जो लेक्चर आएगा वो है दर्शन शास्त्र के पाठ्यक्रम के बारे में। इसको यहीं पे रोक रहे हैं, पाठ्यक्रम के लिए हम लोग अलग लेक्चर में मिलेंगे। और मैं फिर अंत में यही कहना चाहूँगा कि यूपीएससी का परीक्षा देते समय हमेशा ध्यान रखें, विषय कोई भी चुनें लेकिन क्या ये देखें कि आप उसमें महारत हासिल कर सकते हो। और जो फिलॉसफी का जो सेंटर माना जाता है, आप देखें बहुत कम विश्वविद्यालय हैं जहाँ पे फिलॉसफी ऑप्शनल विषय पढ़ाया जाता है या फिलॉसफी विषय बीएमए में है। लेकिन सबसे ज़्यादा फिलॉसफी विषय पढ़ाया कहाँ जा रहा है? पटना में, प्रयागराज, बनारस, जयपुर, मध्य प्रदेश, उन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है जहाँ पर सिविल सर्विसेज का क्रेज ज़्यादा है। इसका मतलब कि हम लोग इसको बहुत मजाक में ही कहते हैं कि फिलॉसफी के जो महत्व है वो सिविल सर्विसेज ने बचा के रखा हुआ है। तो आपको चुनना चाहिए, सबके लिए नया है, कुछ आपको इसमें अध्ययन सामग्री पढ़ के देखनी चाहिए और मुझे लगता है ये महत्वपूर्ण निर्णय है। फिर भी अपनी रुचि के अनुसार आप देख सकते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं जिसमें हम लोग देखेंगे कि दर्शन शास्त्र का पाठ्यक्रम क्या है। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं। नमस्कार। ठीक।